अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक कंकाल बनाया, स्केलेटल है। उसके बाद क्या किया, उसमें मसल्स डाले यानी मांसपेशियाँ। उसके बाद क्या किया, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बनाया उसमें, नहीं नस, और हाँ प्लस दांत, टीथ। तो ये दांत उत लगा के आदमी खड़ा है, लेकिन इसमें कोई नस भी है, मसल्स भी है, सब कुछ हो गया। त्वचा भी मान के चलिए कि त्वचा ऊपर से बन ही गया है, ठीक है। अब इसको चाहिए खून, ब्लड, बेसिक मूवमेंट के लिए। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन उसको भी कुछ फ्लूइड चाहिए ना मैसेज भेजने के लिए, मैसेंजर चाहिए ना, कोई नाव चाहिए ना जिस पे एक बोट लगा के भेज दे थोड़ा सा। तो ये ब्लड क्या करता है, ऐसे ही चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का काम करता है, न्यूट्रिशन से लेकर मैसेजेस तक, सब कुछ के लिए वो क्या है, एक कैनल है जिसमें पानी है, जिसमें गैस भी है कुछ मात्रा में, इसीलिए फ्लूइड कहते हैं उसको। और उसके साथ साथ कुछ आयंस हैं, कुछ रेड आरबीसी है, कुछ डब्ल्यूबीसी है, कुछ ल्यूकोसाइट्स है, कुछ एस्नोफिल है, कुछ बेसोफिल है, तो कुछ मतलब तमाम चीज़ें हैं। तो उन्हीं को ब्लड को पूरे शरीर में भेजने और उसको साफ करने का काम कौन करता है, हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी पढ़ना होगा और हार्ट भी, तब हमारा क्या होगा कि इसमें कर सकते हैं। ये रक्त है, यहाँ पर लिखिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, रक्त, ठीक है ना। तो ब्लड होता क्या है, व्हाट इज ब्लड, पहले तो ये जान लीजिए। खून होता नहीं, मोटा मोटी बात सही है। लिखिए ब्लड यानी खून यानी रक्त। लिखिए ब्लड बराबर, फार्मूला के तौर पे लिख लीजिए, ब्लड बराबर प्लाज्मा, रक्त बराबर का चिन्ह देके लिखिए, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, उसी में लिखिए एंड प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, और प्लेटलेट एंड प्लेटलेट। और उसके बाद लिखिए आरबीसी प्लस करके। यानी क्या तीन प्रमुख एलिमेंट है ब्लड जो फॉर्म करता है, बोलिए ये चार बात याद रखिए। क्या क्या, यदि पूछा मोटे, मतलब मोटे तौर पे पूछे तो चार चीज, क्या क्या, प्लाज्मा, एक आदमी एक बार में बोलेगा, प्लेटलेट और आरबीसी, ये चार। क्या बोले, अलग अलग तो पूछ रहे। हाँ, प्लेटलेट जो है ना डब्ल्यूबीसी के साथ बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में प्लेटलेट होता है शरीर में, 0.01% के आसपास प्लेटलेट होता है, ठीक है। अब लिखिए प्लाज्मा 55%, सबके नीचे परसेंटेज लिख दीजिए, प्लाज्मा कितना परसेंट। सवाल पूछे ब्लड में सबसे अधिक क्या होता है, प्लाज्मा का रंग क्या होता है, पीला, हल्का पीला, ठीक है, हाँ पीला रंग का होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा 55%, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिलाकर 4%, जिसमें डब्ल्यूबीसी ही 4% का 0.01% के आसपास प्लेटलेट होता है, 0.01% प्लेटलेट होता है। तो 4 डब्ल्यूबीसी पूछे 4 तो 4, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ओके 2 3 तो हो गया, इसी में मतलब चौथा हो गया, चौथा आरबीसी, आरबीसी 41%। तो 55 4 59 41, कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब बोलिएगा सर आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे। हाँ, रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब ये जो डब्ल्यूबीसी है इसके 5 एलिमेंट होते हैं, मेजरली 5 एलिमेंट हो, ऐसे तो बहुत एलिमेंट होते हैं लेकिन 5 लिखिए। कौन कौन से, एक बार परसेंटेज के साथ बता दिए चारों को ताकि क्लैरिटी रहे। 3 आदमी को सुनाई दिया हमको, हम कोशिश कर रहे हैं एक साथ सबका सुन लें। ये भी एक योग साधना ही है कि एक साथ 16 लोग बोल रहे हैं और सबको हम सुन पाएँ अलग अलग। तो हम इसका प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग जब बोलते हैं एक साथ। तो अभी 3 का ही सुन पा रहे हैं, 4-5 नहीं सुन पा रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। तो कोई नहीं, मोटा मोटी 55% किसका है, 41%, 41%,
और 4% क्या है, एक 0.01%, और एक बच गया, जो कोई बचा, आधे इधर जाए आधे उधर जाए, बाकी मेरे साथ है, ठीक है। तो WBC में लिखिए 5 एलिमेंट, और जिसमें 3 के नाम में फिल लगा है और 2 के नाम में साइट लगा है। 3 के नाम में फिल, PHIL फिल, और 2 के नाम में क्या है, साइट। फिल वाला है एस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। पहले वो कर लीजिए। एस्नोफिल का स्पेलिंग लिखिए EOSINO। बेसो में दिक्कत नहीं है, PHIL फिल, एस्नोफिल PHIL। यदि यही अरबी में हो जाएगा तो फिल मतलब हाथी होता है। एस्नोफिल, बेसोफिल, BASOPHIL, बेसोफिल, और थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल, NEUTRO, न्यूट्रो PHIL फिल। और 2 साइट है अनुपम, एक है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो अब आप लोग ब्लड का रिपोर्ट देखिएगा तो ज़्यादा ध्यान से देख पाइएगा नहीं कि WBC को कौन कौन सा एलिमेंट प्रभावित कर रहा है। नहीं, ल्यूको उन्होंने बोल दिया है, वो अलग चीज़ है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। इसमें 5 है। कितना परसेंट है, तो 5 है, 4% है, 4% है, 4% है, उसमें 5 एलिमेंट है। तो 55% जिसका है उसमें कितना एलिमेंट होगा, और होगा, बहुत कुछ होगा। ब्लड में तमाम तरह की चीज़ें होती है। हम लोग यदि ढंग से देखिए, बायोलॉजी का इतना डीप है मामला कि यदि ठीक से पढ़ाएं तो 9 साल लगेगा। पूरी बायोलॉजी को पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, 9 साल लगेगा। आपका एग्ज़ाम कब है, 20-25 दिन बाद। तो इसलिए हम लोग ऊपर प्रेशर बहुत है, उसको स्क्वीज करके जो आपके काम का है वो देना, ठीक है। तो डिटेल्स जानेंगे तो ब्लड पढ़ने में ही 2-3 महीना लग सकता है, केवल ब्लड पढ़ने में। डॉक्टर जो 5 साल पढ़ के आते हैं उनको भी फिर पढ़ना पड़ता है, तब आज जाके आपको इलाज कर पाते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन, तो फिर PhD, तब करते करते 8-9 साल में बाल फिर झड़ेगा, नहीं झड़ेगा तो अपने भी नोट लेते हैं सबकी। उम्र दराज लगेंगे, अनुभवी लगेंगे तो ज़्यादा पेशेंट आएगा। तो वो सब फ़ायदे हैं। मतलब एकमात्र पेशा है जहाँ पर कि बाल झड़ जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। तो लिखिए प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में वाटर आयन, वाटर लिखिए, वाटर अलग से, यानी पानी, जल। आयन यानी आयंस होते हैं, IONS। सेमी चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं ना, आयंस बोलते हैं उनको। प्रोटीन्स, प्रोटीन होता है। फिर न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि पोषाहार, पोषक तत्व। और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी अंग शरीर का यदि कुछ एक्सक्रीट करता है तो उसको एक्सक्रीशनली जो ये ऑर्गन है वहाँ तक ले जाने का काम कहाँ से होता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड में मेन कंपोनेंट जो उसका पानी वाला कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा है। तो वो भी हो गया। मान लीजिए ऊपर में यहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट से गंदगी निकला, वो भी ब्लड के थ्रू ही कहीं ना कहीं जाएगा, फिर वो साफ होके आएगा। यदि कोई दूसरा सेल से वहाँ कुछ घाव हो गया तो उसका गंदगी भी इंटरनल जो डिप होगा उसके अंदर ही आएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड में चले जाते हैं। इसीलिए ब्लड को चेक करते पता तो इसमें तो इतना होना चाहिए था, ये तो कहाँ से आ गया गंदगी, तो उसका रूट पता करते हैं। तो यहाँ पे इसका लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, इसीलिए इसका कंपोजिशन ख़राब हो गया, ठीक है। तो वेस्ट, और एक एलिमेंट कुछ मात्रा में गैस। घबराना नहीं है, गैस कहाँ से, गैस भी होता ही है। नहीं आज भी यहाँ दवा नहीं, पर्टिकुलर नहीं, मिक्स है गैसेज। इट इज़ नॉट वन गैस, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज, ठीक है। इसलिए गैसेज लिखिएगा या गैसें लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा तो गैसों नहीं ना होगा। क्लियर है। तो ये जो ब्लड है, अब आप इतना पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखिए, इतना कुछ बताया और ल्यूकोसाइट नहीं बताया, नहीं, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट देखते हो ल्यूकोसाइट दिखता होगा, नहीं। तो WBC को ही ल्यूकोसाइट, WBC के लिए रेफरल वर्ड आता है कई बार ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसी तरीके से RBC के लिए वर्ड आता है इरेथ्रोसाइट। RBC के लिए क्या वर्ड आता है, इरेथ्रोसाइट, ERYTHROCYTE, ERYTHROCYTE, ठीक है ना।
थर्मोसाइट भी हो गया और इरेथ्रोसाइट भी हो गया ये, और एक थ्रोम्बोसाइट होता है, जो प्लेटलेट होता है ना उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब जो लोग देर से आए हैं उनके लिए आप लोग रिपीट कर दीजिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ से एक बार पूछा गया कि आप इतने देर तक क्यों खेलते हैं, बोला कि जो लोग नहीं खेलना चाहते हम उनके लिए भी खेलते हैं, जो लोग बेंच पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी हम ही रन बना देते हैं, तब ना 270 रन 200 रन बार बार मारता था, तो कई बार करना पड़ता है। चलिए, ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? क्या क्या? प्लाज्मा होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? गैस, वाटर, आयन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट और प्रोटीन। तेज व्यक्ति बोले तो चल, तेज बोले कि तेज व्यक्ति बोले? अच्छा, ठीक है। वाटर, आयन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड गैसेस। वेरी गुड, ठीक है। WBC में क्या क्या एलिमेंट होता है मोनिका? WBC के एलिमेंट क्या क्या है? 3 फिल है, 2 साइट है। मोनोसाइट, क्लोरोफिल मत बोल देना। 3 फिल होता है। समझा गया ना? एस्नोफिल, 3 फिल होता है, एस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और 2 साइट होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यानी ये 5 चीज़ें WBC में होती हैं, ये 6 चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं और बाकी 2 RBC और ये है ही। ठीक है ना? तो ये आपका ब्लड का कंपोजिशन हो गया। ब्लड का मेन काम क्या है? चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर एनर्जी पहुँचाना और ऑक्सीजन पहुँचाना। ठीक है, जब ब्लड में ऑक्सीजन जब तक नहीं रहता है ब्लड ब्लू रहता है, जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ब्लड रेड हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है शरीर के पूरे भाग में? मतलब कि सिरा और धमनी। ठीक है, तो और इसमें इसके लिए आवश्यक फोर्स कहाँ से आता है? हार्ट से आता है और लंग से आता है। हार्ट से भी और लंग से भी, लंग से भी आता है, फिर फुफ्फुस से, फेफड़े से। ठीक है, तो हमारा जो शरीर यहाँ पे इतना बन के खड़ा है, कंकाल, मांसपेशी, नस, दांत, तो इसमें खून डालना है तब ना जाके वो खाने पीने के लायक होगा। तो हम लोग उस डालने का काम कौन करेगा? हार्ट। यदि इसको समझ जाएंगे आपका काम हो जाएगा। थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें हमेशा इसको राइट लेफ्ट ऐसे समझिएगा ना कि हम ऐसे खड़े हैं तो राइट लेफ्ट नहीं समझ आएगा। यदि हम आपकी तरफ हो जाएं तो हमारा जो राइट होगा इधर का राइट होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो राइट इसका, यदि हमारा चेहरा आपकी तरफ है तो जो राइट होगा वही इसका राइट होगा। ठीक है, ऐसे करके इसका राइट को समझिएगा। अब इसमें 2 चीज़ें आप देख रहे हो, कहीं कहीं मैंने डायरेक्शन दिया इनवर्ड और कहीं कहीं दिया है आउटवर्ड, कुछ से जा रहा है और कुछ से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने लिखा है इन्फीरियर वेना कोवा, वेना कावा, वेना कावा। ठीक है ना? वेना कावा कहते हैं महाशिरा को, इसका हिंदी क्या होता है? महाशिरा। और यहाँ पर है सुपीरियर वेना कावा, यह भी महाशिरा है। ठीक है ना? महाशिरा मतलब नस का एक ऐसा प्रकार जो कि ब्लड को लाने का काम कर रहा है हार्ट में। ठीक है, इधर से आ रहा है, ये नीचे से नहीं है, ये अलग से है, मतलब इसको नीचे मत समझिएगा। जैसे कि हार्ट में यहाँ से भी एक घुसा है कि यहाँ से घुसा है, तो एक इन्फीरियर एक सुपीरियर 2 घुसता है। ठीक है, तो ये इससे एंटर कर रहा है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। यह खून अशुद्ध है, ये कैसा ब्लड है? अशुद्ध खून है। अब ये इसके अंदर एंटर कर गया, एंटर करने के बाद ये जो है ये ब्लू रंग का है। अभी किस रंग का है? ब्लू रंग का है। राइट एट्रियम कि इसको क्या बोलेंगे? दाया अलिंद, एट्रियम मतलब अलिंद। ठीक है, अब ये जब आएगा तो इस यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन है, ऐसे करके एक ढक्कन लगा हुआ है कीप टाइप का।
इस ढक्कन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। नहीं पल्मोनरी, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ठीक है ना, ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड है। ठीक है, ये जो ढक्कन ऐसे बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से फिर ये खुलेगा, फिर ये अंदर जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ब्लड आया पहले कहाँ टच हुआ? वाल्व पर, उसके बाद इसके अंदर गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दायां निलय। अब यहाँ पर ये इसको पंप किया जाएगा, इस जगह पर ये पंप करेगा नीचे का, जो इसका मांसपेशी चूँकि आकुंचित प्रकुंचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फैलता है, तो ये पंप करेगा। तो यहाँ पर एक फिर छोटा सा वाल्व है, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। अब ये किस में चला गया? फुफ्फुस सिरा में चला गया, नहीं? ठीक है ना, धमनी में चला गया। ये धमनी, आर्टरी मतलब धमनी। अब ये इससे बाहर निकल गया। ठीक है, अभी पल्मोनरी लिखा है तो कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में। ध्यान समझिएगा, अब ये जा रहा है फेफड़ा में। ठीक है, तो यहाँ से जो पंप किया गया तो ये जो ब्लड है ये निकल क्या है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा क्या करेगा? तो उसको शुद्ध कर देगा। अच्छा हाँ, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, उस चित्र में था ना। ठीक है ना, तो ये जब बाहर निकल गया तो पल्मोनरी में गया, यानी कि इसका मेन काम क्या हुआ? खून आया और उसको यहाँ पंप करके भेज दिया कि भाई अभी नहीं है, तुम जाओ फेफड़ा में घूम के आओ। जब खून फेफड़ा में पहुँच जाएगा तो के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ है? फेफड़ा में। समझा गया? यानी सुपीरियर वेना कावा से आया, ठीक है, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वो पुश किया किसको? ट्राइकस्पिड वाल्व को, फिर आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पंप हुआ, पंप होने के बाद यह खोल दिया इस ढक्कन को। इस ढक्कन का क्या नाम है? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व खुला तो ये चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ ले गया? लंग्स में ले गया, फुफ्फुस में ले गया। या अब क्या है कि उधर से फिर खून जो है शुद्ध होके, फ्रेश होके और ऑक्सीजन लेके, शुद्धता से भी ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर आया। अब क्या है? पल्मोनरी वेन से आया वो, देख रहे हैं, यहाँ से फिर एंटर कर रहा है, कर रहा है ना एंटर। अब ये जो एंटर कर रहा है तो ये लेफ्ट आर्टरी में कर रहा है, कर गया। उसके बाद ये यहाँ पे एक ढक्कन लगा है, उस ढक्कन का क्या नाम है? डाइकस्पिड वाल्व। ठीक है ना, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं और डाइकस्पिड ज़्यादा पॉपुलर नेम है। तो डाइकस्पिड, यहाँ क्या था? ट्राइकस्पिड, और यहाँ पर है डाइकस्पिड। अब डाइकस्पिड को फोर्स दिया, फिर नीचे आ गया इसके अंदर। यह लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ फिर से पंपिंग होगा उसका, और इसके एक इजेक्ट करने का, निकलने का तरीका कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ जो बना हो ना, यहाँ से ये निकलेगा। इस वाल्व को कहते हैं एरोटिक वाल्व। क्या कहते हैं? एरोटिक वाल्व, यानी जिससे अरोटा में चला जाए उसको क्या कहेंगे? एरोटिक वाल्व। तो जब अरोटा में चला गया तो ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो भी ब्लड ही दे रहा है, या मेजरली दे रहा है या माइन्यूटली दे रहा है। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुआ और ब्लड को शुद्ध करके हर बॉडी पार्ट में भेज दिया। ये इतना काम, इसको याद 2-3 बार करके अभी समझ लीजिए, फिर से रिपीट करते हैं, इसको भूल जाइए। ये अभी वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। ठीक है ना, ब्लड का सप्लाई। कैसा ब्लड? जो अनफिल्टर्ड है, जो लगभग ब्लू है। कैसा है? ब्लू है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ब्लू है। तो अब ये ब्लड आया इधर राइट एट्रियम में, यहाँ से इस दायां अनिल बोलते हैं इसको। उसके बाद ये कैसे, किस पे टच करेगा? ट्राइकस्पिड। इसका उच्चारण कीजिए, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व पे गया, वहाँ से फिर वो यहाँ पे पंप हुआ और फिर ये खुल गया ये। ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल को पुश किया और ये चला गया पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी से चला गया फेफड़ा में, लंग्स में, और वहाँ उसको ऑक्सीजन मिला। उस ऑक्सीजन से वो क्या करेगा? लेकर फिर ये इसके थ्रू फिर इंटर करेगा ब्लड में। लेफ्ट एट्रियम में आया, यानी कि बायां अलिंद, और फिर नीचे आया यह डाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर इसको फिर पंप हुआ,
जो पंपिंग होती है वो यहाँ पर क्या है कि यह फ्लेक्सिबल, क्योंकि एक मांसपेशी है, हार्ट इज ऑल्सो ए मसल, काइंड ऑफ मसल। तो यहाँ जो मसल जो है इधर वाला पार्ट कमज़ोर होता है हार्ट का, नीचे वाला पार्ट मजबूत होता है, क्योंकि जो बार बार एक्सरसाइज कर रहा है तो मजबूत नहीं हो जाएगा, तो यही पंप करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। इस पंप करने से यह इसके अंदर घुस जाता है अरोटा में, किसके थ्रू? एरोटिक वाल्व के थ्रू। तो उसके बाद ये निकल गया अरोटा के थ्रू, फिर शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक बार जो समझ गया वो कोई बताए तो उससे हो सकता है कि क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। ऐसे ब्लड एंटर किया सुपीरियर वेना कोवा से, तो पहला वर्ड आपको क्या याद करना है? सुपीरियर वेना कोवा, या सुपीरियर को हटा दीजिए, इन्फीरियर सुपीरियर हटाइए, अब केवल वो एक वर्ड याद कीजिए, वेना कोवा। क्या है? वेना कावा। तो वेना कावा से ब्लड आया, क्या है? वेना कावा से ब्लड आया। ब्लड आया तो राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम एक जब अंदर जाना एक वाल्व को खोलेगा, वो वाल्व कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व को खोल के अंदर आया। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर उसको पंप कर दिया, पंप किया तो फिर फोर्स से वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है ना। तो ये जो आर्टरी में गया तो चला गया लंग्स में, आर्टरी के थ्रू, क्योंकि पल्मोनरी मतलब क्या है? एनीथिंग पर्टेनिंग टू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से गया, फिर वापस आएगा तो पल्मोनरी वेन से आएगा ऑक्सीजन लेकर। अब लाल हो गया ये, ठीक है। अब लाल होकर जब आएगा तो लेफ्ट, लाल है तो लेफ्ट में ही आएगा। यहाँ पर फिर उसको एक ढक्कन मिलेगा, उस ढक्कन का क्या नाम है? डाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद जब यहाँ आएगा नीचे वेंट्रिकल में यानी निलय में, तो यहाँ फिर पंप होगा। पंप होगा तो वापस ही कहाँ जाएगा? अरोटा में। लेकिन उसके लिए बीच में कौन सा वाल्व खोलना पड़ेगा? अरोटिक वाल्व, ठीक है ना। 4 वाल्व हुआ, डाई, ट्राई और पल्मोनरी और अरोटिक, 4 वाल्व हुआ, ठीक है। उसी को मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ लिखा। चलिए फिर समझिए। देखिए सुपीरियर इन्फीरियर भूल जाइए, वेना कोवा याद रखिए कि वह महाशिरा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महाशिरा। महाशिरा आकर आपके अंदर ब्लड डाल रहा है। यह ब्लड अशुद्ध है, यह ब्लड आया, यह लगभग ब्लू रंग का होता है। इनिशियली यदि कहा जाए तो कैसा होगा? ब्लू रंग का। ये ब्लड अंदर आएगा तो दाया अलिंद में आएगा, यानी कि राइट एट्रियम में आएगा। तो यहाँ पर उसको एक ढक्कन मिलेगा, उस ढक्कन का क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को जब वो पेनिट्रेट करेगा तो अंदर जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में घुसेगा। वो वेंट्रिकल का हिंदी में क्या बोलते हैं? दाया निलय। अब यहाँ पर वो पंप होगा, यानी कि आकुंचन प्रकुंचन होगा। जब पंप होगा तो यहाँ पर एक आर्टरी ये खुलेगा, एक वाल्व और खुलेगा। कौन वाल्व खुलेगा? पल्मोनरी वाल्व खुलेगा, और तब ये घुस जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और वहाँ से फिर चल जाएगा वो लंग्स में ब्लड। फिर लंग्स से खा पी के ऑक्सीजन आएगा तो लाल हो जाएगा, तो लाल होके लेफ्ट में आएगा, लाल होके लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर एक ढक्कन मिलेगा, यह है डाइकस्पिड वाल्व। इससे जब नीचे गिरेगा तो फिर इसकी पंपिंग होगी, और फिर एक ढक्कन मिलेगा इसको बाहर जाने के लिए, जो कि अरोटा में जाने का रास्ता है। इसलिए इस वाल्व का नाम क्या है? जो पल्मोनरी में जाने का रास्ता है वो पल्मोनरी वाल्व है, जो अरोटा में जाने का रास्ता है वो अरोटिक वाल्व है, ठीक है ना। ट्राई डाई हो ही गया, ठीक है। इसमें यह ध्यान देना है कि इसका जो राइट वाला भाग है वो थोड़ा पतला होता है, अशुद्ध रहता है, और थोड़ा पतला भी होता है। ये जो भाग है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, और नीचे वाला भाग इसका मजबूत होता है। हार्ट के ऊपर के भाग को बेस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हार्ट के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और नीचे का जो कोनिकल शेप होता है इसको पीक कहते हैं। यानी कि पीक अक्सर क्या होता है? ऊपर होता है, लेकिन इसका बेस ऊपर होता है और पीक नीचे होता है, ठीक है। एक आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और तो कितना ही पंप करता होगा एक बार जब खून जाता होगा इसके अंदर? तो कोई आइडिया है? 100 ग्राम। जैसे एक बार में कितना खून पंप करता है? टोटल 5 से 6 ml है ना, तो 5 लीटर है, तो 6 लीटर में से कितना पंप करता है एक बार में? 6 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर कितना करता है? हम बता रहे हैं 1 मिनट में
5 लीटर रफली, 1 मिनट में 5 लीटर। 72 बार में 5 लीटर, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार, यानी 72 बार में 5 लीटर, यानी एक बार में 70 ml, लगभग 70 ml के आसपास एक बार में करता है, क्योंकि 72 बार धड़कता है ना जी, 1 मिनट में टोटल कर लेता है 5 लीटर का, यानी 72 बार में ये 5 लीटर करता है। अब जैसे जितना हो जाए, अब ये ध्यान, 72 बार में 5 लीटर, मोटा मोटी ठीक ही है सबका। जिसका दिमाग कम रहता है उसका भी वजन 1350 ग्राम रहता है दिमाग का, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बॉडी टिश्यूज़ है, यहाँ हमने लिखा है बॉडी टिश्यू, और उसके बॉडी टिश्यू से ही आ रहा है वेना कावा, ठीक है। यानी जो ब्लड शुरू में स्टेम सेल के फॉर्म में जो ब्लड जहाँ की कल्पना हम करते हैं स्टेम के रूप में, तो ये ब्लड वेना कावा में है, यहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी, बॉडी टिश्यू टू वेना कावा, वेना कावा क्या बोलते हैं, बॉडी टिश्यू टू वेना कावा। तो टिश्यू से आ गया वेना कावा में ब्लू कलर का ब्लड, यहाँ देखिए हमने ब्लू लिखा हुआ है, और ये जब तक लंग्स में नहीं पहुंचेगा ये सब ब्लू रहेगा, सारा ब्लू रहेगा। तो अब देखिए बॉडी टिश्यू से आया वेना कावा में, वेना कावा से कहाँ गया, राइट एट्रियम में। उस चित्र को इस चित्र से मिला पा रहे हैं। उसके बाद ट्राइकप्सिड एवी वल्व है, उसके बाद अगला क्या है, राइट वेंट्रिकल है, घुस जा रहा है उसमें, इसको पार करने के बाद राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में बाद कौन सा फिर मिलता है, वहाँ पंप होता है, पल्मोनरी वाल्व, सेमिलुनर वाल्व छोड़ दीजिए, मोटा मोटी बात है, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा, आर्टरीज में, आर्टरीज कहाँ लग गया, लंग्स में। यहाँ के बाद देखिए रेड हो जा रहा है, अब इसको याद कीजिए, रेड के बाद पल्मोनरी वाल्व में, सही है, हाँ, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर उसके बाद बाइकस्पिड एवी वाल्व में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो भी ठीक है, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। वहाँ के बाद इसको एक और वाल्व मिलता है, क्या है, एरोटिक वाल्व, ये वाला, उसके बाद अरोटा में, और फिर बॉडी में। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सामने आ गया। हार्ट आप लोग समझ पाए, खून कहाँ से आता है, कैसा आता है, कहाँ कहाँ उसके साथ क्या होता है, फिर किस रूप में बदल के कहाँ जाता है, खून में क्या क्या होता है, यह भी समझ गए कि जल्दी समझ में आ गया, तो लग रहा है कि नहीं समझ में आया। या तो ये चार्ट याद कर लीजिए, ये समझ लीजिए, ये समझने के लिए है, या जो है जिनको समझ में नहीं है उनके लिए है, इसकी ज़रूरत नहीं थी यदि इसको समझ लीजिएगा तो। देखिए मेन हार्ट का काम क्या है, खून को पंप करके प्रेशर देना, और दूसरा शुद्ध करना। तो शुद्ध करने में तो लंग्स का मदद लेता है, और पंप करने में खुद पंप करता है। तो इधर से अशुद्ध खून आ रहा है, किससे, वेना कावा से, वेना कावा महाशिरा से आया, उसके बाद अंदर आया, तो यहाँ 2 चैम्बर है, एक चैम्बर में घुसा तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन का नाम क्या है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ढक्कन को पार किया तो कहाँ पहुँचा, राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ पंप हुआ, तो फिर ऊपर की तरफ प्रेशर मिला तो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, यहाँ फिर एक ढक्कन पार किया, उस ढक्कन का क्या नाम है, पल्मोनरी वाल्व। अब आर्टरी से होकर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, फिर वापस आएगा, देखिए यहाँ डायरेक्शन है ना वापस आने का, तो पल्मोनरी वेन से वो वापस आएगा, वापस आके लाल होके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। यहाँ के बाद फिर एक ढक्कन मिलेगा, उसका क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व, और बाइकस्पिड वाल्व के बाद फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ फिर पंप होगा, फिर निकलेगा कहीं, कहाँ जाएगा, अरोटा में, इसके लिए एक वाल्व मिलेगा, कौन सा, एरोटिक वाल्व, तो वहाँ पहुँच गया। यही इसका स्टेप है, कितना स्टेप है, 10 के आसपास स्टेप है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है ये आप लोग को क्लियर है ही। अब कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, हिंदी में कोई बता देगा कि क्या हो रहा है, इस पूरे प्रक्रिया को हिंदी में बताना है। हाँ मतलब जैसे महाशिरा से शिरा, फुफ्फुस, धमनी, ये जो है धमनी है, देखिए जो वाल्व का नाम छोड़ दीजिए, वाल्व का नाम वही रखिएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है ना। बाकी आप देखिए एक हिंदी में जिसको लिखना है लिख लीजिए, महाशिरा से दाया अलिंद, दाया अलिंद से दाया निलय, दाया निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस मतलब लंग्स,
महाशिरा से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां निलय, और दायां निलय से फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी। अब फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा, अब फुफ्फुस शिरा के बाद बायां अलिंद, और बायां अलिंद के बाद बायां निलय, और उसके बाद महाधमनी। अरोटा को क्या बोलते हैं? महाधमनी। तो महाशिरा से काम शुरू हुआ और महाधमनी में काम खत्म हुआ। काम कहाँ से शुरू हुआ? महाशिरा से, वेना कावा से शुरू हुआ और अरोटा पर खत्म हुआ। ठीक है, लिखिए कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। एक बीट, 1 बीट, BEAT, 1 बीट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। देखिए यहाँ एक बात और बता दें कि इसमें देखिएगा तो पूरे हार्ट में दोहरा संचरण हो रहा है, 2 बार नहीं, खून आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। ठीक है, तो इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। भारत मतलब कि इंडियन या कोई भी इंडियन क्या, पूरे मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो हर मनुष्य में डबल संचरण होता है। सर्कुलेशन कितनी बार? यदि पूछ दे कि डबल सर्कुलेशन सिंगल या ट्रिपल, तो आंसर होगा डबल। ठीक है, ऐसे बताने के लिए पीछे बता दिए। अभी इसको लिखिए 1 बीट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, इस 0.8 सेकेंड, हाँ 0.8 सेकेंड। तो इसी 0.8 सेकेंड को ही एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। 1 मिनट में यही 72 बार होता है। 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल होता है? 72 साइकिल्स, दैट मीन्स 72 बीट्स। तो हार्ट रेट को लिखना तो कैसे लिखेंगे? बीट पर मिनट या साइकिल, 72 साइकिल पर मिनट, नहीं ना होगा? कितने बीट होते हैं? अब किसी का 60 होगा तो क्या हो जाएगा? कहानी खत्म है उसका। खिलाड़ियों का कम होता है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका हार्ट रेट, उनका क्या होता है कि प्रैक्टिस करते करते उनको हायर रेट पर भी नॉर्मल होने का आदत हो जाता है। तो जब वो नॉर्मल रहते हैं तो उनका लोअर रेट हो जाता है। कोरोना वगैरह का जो है ना, वो हार्ट बीट काफ़ी कम हो गया था। मतलब जैसे जिसका भी हार्ट बीट कम होगा तो वो कम ब्लड में ही काम चला लेगा। तो इसलिए जब वो दौड़ेगा तो सामान्य ब्लड में भी ज़्यादा दौड़ सकता है, तो इसलिए खिलाड़ियों का इनको ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 72 कहा जाता है। किसी किसी का 60 भी होता है, किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, 80-85 भी हो जाएगा। खरगोश टाइप का करते रहेगा नहीं, और कछुआ का धीरे ढक ढक 200-300 साल रह जाएगा वो जिंदा। तो खूब तेज़ जिसका हार्ट चलेगा उसका सारा अंग खराब होने का चांस रहेगा नहीं। अब छोटा सा ढक्कन है, अब बार बार उसमें जाएगा ब्लड, तो उसको खरोच देगा ना, सतहों को ख़राब कर देगा। तो किडनी फेल, ऑर्गन फेल, मल्टी ऑर्गन फेल, हार्ट रेट ख़राब होगा, सब खराब हो जाएगा। कंट्रोल नहीं है। किसी का देख के तेज धड़कने लगा तो कंट्रोल नहीं। बाघ देख लिए करने लगा। कल ही बताते ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है? शेर देख लिए तो खून, हार्ट का क्या होगा? ऐसे करेगा। नर्वस सिस्टम बिना हार्ट के कुछ है क्या? कुछ नहीं, सबका सेंटर है ये। ठीक है ना। जैसे हार्ट रेट तो ओवरऑल हो गया ना, अब पल्स सिंगल का हुआ, एक बार का जो हुआ वो 0.8, इसको पल्स बोलते हैं। और 72 बार में जो हो रहा है ये हार्ट का साइकिल। ये एक पल्स है जो कि कार्डियक साइकिल का सबसे छोटा यूनिट है। लिखिए, रक्त का फेफड़ों से निकलकर हृदय से घूमकर फिर फेफड़ों में आना, रक्त का फेफड़ों से निकलकर पुनः फेफड़ों में आना हृदय चक्र कहलाता है। आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आपको ये सेंटेंस दे देगा। पिछली बार फुफ्फुस दिया था, आधा आदमी फुस कर गया उसको। सवाल फुफ्फुस का पूछा, किसी को समझ में नहीं आया फुफ्फुस क्या पूछ रहा है। पल्मोनरी में जाइए तो उससे भी टफ लग रहा था। धमनी, आर्टरी और वेंस, शिरा। ठीक है ना। शिराओं में देखिए, नॉर्मल जान लीजिए, शिराओं में गंदा खून और धमनी में अच्छा खून। उल्टा बोल दिया नहीं, सही है। एक शिरा में गंदा खून होता है, हम बता देंगे अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए अभी लिखिए जो लिखा रहा है। रक्त का एक बार फेफड़ों से निकलकर फेफड़ों में आना क्या कहलाता है? हृदय चक्र। ठीक है, एक हार्ट साइकिल कितने देर में हो जाता है? 0.8 सेकेंड में। एक हृदय में रक्त कितनी बार गुजरता है? 2 बार। इसी को दोहरी प्रवृत्ति कहते हैं। परिसंचरण की प्रकृति कैसी है ह्यूमन की? दोहरी। लिखिए, एक हृदय चक्र में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। एक हृदय चक्र में, एक हार्ट साइकिल में ब्लड जो है 2 बार उससे क्रॉस करता है हृदय से।
इसी को परिसंचरण की दोहरी प्रकृति कहते हैं। हार्ट रेट क्या होता है? 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है इसको हार्ट रेट कहते हैं। हार्ट 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसको क्या कहते हैं? परीक्षा के हिसाब से 2 सवाल लिखिए। परीक्षा के हिसाब से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब हार्ट किसी का तेज़ी से धड़कने लगे तो उसको कौन बीमारी हो गया है? टेकीकार्डिया। लिखिए, जब हृदय की दर तेज हो जाए, हार्ट बीट का रेट फास्ट हो जाए तो इसको टेकीकार्डिया कहते हैं। TACHY टेकीकार्डिया, CARDIA कार्डिया, टेकीकार्डिया, TACHY टेकीकार्डिया। और जब हार्ट रेट स्लो हो जाए तो इसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेडीकार्डिया। ये ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। BRADYCARDIA। ये जो वेना कावा है, हृदय को रक्त प्रदान करने वाला, ये कौन सा है? शिरा है, ये मेन है, ठीक है ना। हार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाए पंपिंग के लिए, इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट को ब्लड का आपूर्ति बंद हो जाए या बाधित हो जाए, कब होगा? जब आपका ब्लॉकेज आ जाएगा। हार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाए, इसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। देखिए, इस जगह पर एक डॉट होता है, डॉट जैसा का आकृति होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। एसे नोड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसे नोड। एसे नोड क्या बोलते हैं? बताओ यदि पता हो तो। एसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ऐसा ही कुछ साइनो ही करके होता है, एसे नोड, ठीक है। ये जो है हार्ट के अंदर अचानक बिजली का झटका देता है। जो हार्ट आकुंचित प्रकुंचित होता है या किसके चलते? एसे नोड के चलते। जब ये एसे नोड खराब हो जाता है तो हार्ट जो है ऐसे ऐसे करता है धीरे धीरे, तो आदमी का धीरे दर्दनाक हो जाएगा। तो इसके जगह पर एक नकली आर्टिफिशियल लगाया, नकली तो नहीं, कृत्रिम, उसी को पेसमेकर कहते हैं। जब आदमी का क्या खराब हो जाए तो पेसमेकर लगाना पड़ता है। एसे नोड का फंक्शन खराब हो जाए तो पेसमेकर लगाना पड़ता है। लिखिए, मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक, मायोजेनिक, मायोजेनिक। जैसे कोई भी चीज़ जो मांसपेशी के द्वारा नियंत्रित हो उसको मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक होता है, मसल्स के द्वारा मायोजेनिक होता है। इसलिए हृदय में होने वाली गतियाँ, इसलिए मायोजेनिक होता है, इसलिए हृदय में होने वाली गतियाँ एक मांसपेशी द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसे एसे नोड कहा जाता है। नियंत्रित होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। इस मांसपेशी को क्या कहते हैं? एसे नोड, साइनो आर्टरियल नोड, साइनो आर्टरियल नोड। अब पूछ देगा कि हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? एसे नोड। और एक सवाल पूछ सकता है कि पेसमेकर की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब एसे नोड खराब हो जाए, ठीक है ना। एसे नोड क्या करता है? उसको वाइब्रेट कर देता है, तब वो जो पंप करता है। अब वो खराब हो जाएगा तो पेसमेकर, तो वन विच मेक्स द पेस से क्लियर है। देखिए, जो हार्ट है, एक बार उसका ढक्कन को खुलने में जो साउंड होता है उसको लब बोलते हैं, और ढक्कन को बंद होने में जो साउंड होता है उसको डब बोलते हैं। इसीलिए धड़कन के साउंड को क्या बोलते हैं? लब डब। जब आप स्फिग्नम ये लगाएंगे स्टेथोस्कोप तो आपको जो आवाज़ सुनाई देगा वो क्या सुनाई देगा? लब डब, लब डब, लब डब। तो मत समझिए कि चावल खड़कने लगा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? परिभाषा में बता सकते हैं? स्पीड को, ब्लड के स्पीड को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पता नहीं कर, लेकिन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आप समझाया? यानी ब्लड के आंतरिक सिर भाग पर खून के द्वारा या रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। खून, मान लीजिए नली है, इस नली के अंदर में ब्लड है, तो इसके आंतरिक भाग पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड ब्लड प्रेशर। The pressure exerted by blood on the internal wall of blood vessel is called blood pressure. रक्त नलिका की आंतरिक दीवार पर या रक्त नलिका की आंतरिक दीवार पर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। कुछ भी नहीं है, भाषा तो सामान्य है, आपको समझ आ जाएगा तो कुछ भाषा में बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मान लीजिए ये इसमें से खून जा रहा है तो ये इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगा
दैट इज कॉल्ड प्रेस। तो वही प्रेशर बढ़ जाएगा तो फट भी सकता है। कहाँ फटेगा? जहाँ पतला होगा, जहाँ कमज़ोर होगा वही ना फटेगा। पाइप जहाँ कमज़ोर होता है वही फटता है। सबसे पतली पाइप कहाँ मिलेगी? ब्रेन में, ब्रेन में। तो इसलिए आदमी का ब्रेन में जब ये फट जाता है तो उसी को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और इसीलिए भगवान क्या किए कि ब्रेन के पहले एक जगह पतला नस दिए हैं नाक के पास। इसीलिए कई बार क्या होता है देखिएगा आपका नाक से ब्लड आ जाता है, यानी ब्रेन हेमरेज के पहले आपका फ्यूज उड़ गया। तो अलर्ट हो जाइए, वो नाक से आ गया। हाँ, फ्यूज उड़ने जैसा है, लेकिन आदमी समझता नहीं है, फिर नमक दबा के खा लेता है। प्री सिम्टम है वो, जिसको ऐसा आने लगे। एक बार क्या हुआ, गांधी जी बंद थे यरवदा जेल में, सेंट्रल जेल में, और उनके जेल का जेलर था पैट्रिक क्वीन। तो जेल ऐसे राजनीतिक कैदियों के साथ तो जेलर बैठ के बात करते थे। गांधी जी से कैसे भेंट होगा उसको? जेलर छोटा सा इंसान है, गांधी जी का कद काफ़ी बड़ा था। तो बैठ के वो रोज़ शाम में गांधी जी से बात करता था। एक दिन लगा नाक से खून फेंकने। दूसरा आदमी रहता भगत सिंह टाइप का, तो बोलता कि मर जाए तो ठीक है रहेगा। गांधी जी थे, बोले कि मैं लुक आई एम जस्ट हैविंग समथिंग फॉर यू। तो जाके लेकर आए एक तो माचिस का डिबिया में थोड़ा सा पाउडर रखे हुए थे, हाँ उसको नाक में डाल दिए, मतलब जस्ट इनहेल इट। तो इनहेल कर लिया, फिर ठीक भी हो गया। उसको बैठने का पोस्चर बता दिए गांधी जी, 2-4 झप दिए, इधर से ठीक हो गया। अगले दिन बोला हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ मिस्टर पैट्रिक क्वीन? तो बोले कि आई एम फीलिंग ओके। बोला व्हाट वाज दैट स्टफ? वो था क्या? व्हाट वाज दैट स्टफ? बोला कि डॉट वाज काउडंग पाउडर, गोबर को सुखा के भूसा रखे हुए थे और वही डाल दिया उसके नाक में। तो उन्होंने अपनी संस्मरण में लिखा है, डायरी ऑफ ए जेलर में, पैट्रिक क्वीन ने, नाक का जो नस होता है ऊपर का सॉफ्ट होता है, और कई बार यह ब्रेन का नस फटने से पहले यह फट जाता है ताकि आदमी बचा रहे। समझदार के लिए सारा काफ़ी है नहीं? तो बीपी ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, क्या होगा? हाइपरटेंशन। बीपी कम होगा तो डिप्रेशन। शाम में मन लगेगा कि रो दें, ऐसे ही बैठे बैठे। जिसका बीपी डाउन होता है उसको बालकनी में बिठा दीजिए, लगेगा रोने, मतलब काहे रो रहा है पता नहीं, डिप्रेशन में चला गया। अब बीपी हाई हो जाएगा तो ये कर दे, वो कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तो भी खत्म। दोनों केस में गड़बड़ी है। ब्लड वेसल्स में भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत उसको डिटेल मत जाइए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सुना देते हैं। जैसे आर्टरी आप सुनते हैं, धमनी, शुद्ध रक्त। आपको लग रहा है सीरा में शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, सामान्यतः धमनी में शुद्ध रक्त, ठीक है ना। फिर एक होता आर्टियोल, इसका हिंदी क्या होगा? धमनिका। एक हुआ धमनी आर्टरी, एक हुआ आर्टियोल यानी धमनिका, ठीक है। फिर एक होता है कैपिलरी, यह भी नस का ही एक प्रकार है, बहुत पतला पतला। जैसे बहुत फाइन फाइन नस भी होता है ना, उसको इतना मोटा तो नहीं कर सकते हैं, तो सुई भी बहुत मोटा हो गया कि हाँ, बाल के पतला, हाँ तो, हाँ कैपिलरीज होती है आई भी, तो उसको केशिका बोलते हैं। तो धमनी, धमनिका और केशिका, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? आर्टरी, आर्टियोल और कैपिलरीज, ठीक है ना। फिर एक हो गया वेन, शिरा, अशुद्ध रक्त। और वेन का एक छोटा सा बहन है, भाई है, जो समझ लीजिए, उसका नाम है वेन्यूले, VENULE, वेन्यूले। सिरिका, कैपिलरी का एक छोटा सा भाई है, उसका नाम है पोर। कैपिलरी का गुण होता है पोर में, नहीं होता है। इसी कैपिलरी एक्शन से गणेश जी दूध पीते हैं, ठीक है ना। लोग एकदम पूरा धनक है। सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन आर द बोथ कंबाइंड टुगेदर, क्या होता है? दे कंपेल गणेश जी टू ड्रिंक मिल्क इन मैनी वेज इन एनी डे, ठीक है ना, किसी दिन कई तरीके से। अब आपका जो ये है उसको ठीक कीजिए। देखिए आर्टरी में जो ब्लड होता है, यानी आर्टरी मतलब क्या हुआ? धमनी, यह शुद्ध होता है, ठीक है। शुद्ध का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक आर्टरी है जिसका ब्लड अशुद्ध होता है, वह है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी देख लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ही जा रहा है ना अभी। तो एक आर्टरी जिसमें ब्लड अशुद्ध, यही सवाल पूछता है, और आदमी सोचता है कहाँ से पूछ दिया, पिछली बार यही पूछा था, और लोग पागल हो जाते हैं, भाई कहाँ से आ गया। ये यही चीज़ है, यहाँ अभी चल रहा है तो इसी से गया। तो लिखिए पल्मोनरी, देखिए जितनी भी आर्टरीज हैं उसका ब्लड अशुद्ध होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी शुद्ध होता है, पल्मोनरी को छोड़ के। जितनी भी आर्टरी हैं, यानी कि जितनी भी धमनियाँ हैं, उनमें कैसा ब्लड होता है?
शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन किस धमनी में शुद्ध ब्लड नहीं होता है? पल्मोनरी आर्टरी में, यानी पल्मोनरी धमनी में, यानी कि फुफ्फुस धमनी में। जितनी भी वेन्स होते हैं ना, जितनी भी शिराएं होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त होता है। जितनी भी शिराएं होती हैं, जितने भी वेन्स होते हैं, उनमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक को छोड़कर, किसको? पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है ना, यानी पल्मोनरी में शुद्ध रक्त आता है। जितना भी धमनी है सब में कैसा होता है? शुद्ध होता है, एक में अशुद्ध होता है। कौन सा धमनी? पल्मोनरी आर्टरी में। वैसे ही जितना भी वेन होता है सब का सब डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इसमें शुद्ध होता है। इससे आपका किसी भी परीक्षा में एक सवाल आएगा, और आप लोग में तो निश्चित आएगा, ये आना ही आना है। अब देखिए, अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, जैसे किसी विद्यार्थी से पूछा हमने कि धमनी और शिरा का परिभाषा दीजिए, आर्टरी और वेन का डेफिनेशन हिंदी में कोई बोले। हाँ, नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं जो आपने किया, ठीक है। यही सब लोग यही करते हैं। ऐसी रक्त नलिका जो जिसमें शुद्ध रक्त होता है उसको धमनी कहते हैं, और ऐसी रक्त नलिका जिसमें अशुद्ध रक्त होता है इसको शिरा कहते हैं। यही बोला था ना आपने, या गलत है? मतलब हाँ, बोलिए। अब कुछ हद तक आप सही रास्ते पर हैं। अक्सर लोग यही परिभाषा देते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। यह अच्छी परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें अपवाद है सारी। तो जब अपवाद आ गया तो परिभाषा पूर्ण नहीं हुआ। हम बार बार कहते हैं कि पूर्ण परिभाषा होनी चाहिए, तो ये नहीं है। अशुद्ध शुद्ध है, लेकिन अपवाद है ना, एक बड़ा बड़ा नस और धमनी अपवाद है उसका, ठीक है। तो यह गलत हो जाता है। इसमें बस दो ही चीज़ देखा जाता है, जो आपने बोला उसमें भी थोड़ा शब्द और अच्छा कर लीजिए, चल लिख लीजिए। ऐसी रक्त नलिकाएँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, क्या कहलाएगा? धमनी। हृदय से दूर जाएगा तो धमनी यानी आर्टरी, और हृदय के करीब लाएगा यानी हृदय में लाएगा, ठीक है ना। हृदय की ओर लेकर आती हैं, इसी को कहते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए अप लाइन और डाउन लाइन से। किन किन ट्रेनों के नाम में अप लगा होता है, देखिए ना, कि 11 अप आ रही है, 12 डाउन जा रही है। आप नाम सुनते हो ट्रेनों का नाम? 33, 15 अप, 16 डाउन, पता है ना? ट्रेन सुना है आप लोगों ने ऐसा? नहीं, ठीक था, कोई नहीं। नॉर्मली चूँकि ये पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन के चलते ऐसा अपवाद होता है। सामान्यतः धमनियों में कैसा ब्लड होता है, और सामान्यतः उसमें अशुद्ध होता है, ठीक है ना। जो ट्रेन के बारे में मैंने सवाल पूछा कि किस ट्रेन के नाम में अप लगा होता है और किस ट्रेन के नाम में डाउन लगा होता है, कितना बढ़िया लोग दोनों बताया। जो जा रही हो अप, जो आ रही हो डाउन। तो कहाँ जा रही है? स्टेशन से खुल रही हो अप, आज जो स्टेशन पे आ रही है, तो जो खुल रही हो वो भी तो आती होगी कभी ना कभी से। चेंज हो जाएगा, रास्ता चेंज हो जाएगा। सही में नहीं पता आप लोगों को? आप लोग बताइए, आप तो खूब यात्रा करते हैं, आप बताइए, नहीं आइडिया है? देखिए, आप ध्यान दीजिए, 11 अप दिल्ली की ओर जाती है और 12 डाउन दिल्ली से आती है। सुना है क्या? कोई भी ट्रेन जो समुद्र की ओर जाएगी वो डाउन, और जो समुद्र से दूर जाएगी वो अप। इसका बेसिक नियम है, समुद्र की ओर जाएगी तो डाउन, और समुद्र से दूर जाएगी तो तब दिल्ली की तरफ जाएगी तो क्या होगा? समुद्र से दूर जाएगी, तो जितनी दिल्ली जाने वाली ट्रेनें होंगी वो सब अप हो जाएंगी, और जो दिल्ली से मुंबई जाएगी तो डाउन हो जाएगा, दिल्ली से कलकत्ता जाएगा डाउन हो जाएगा, दिल्ली से चेन्नई जाएगा डाउन हो जाएगा, और वापस जाएगा तो डाउन। तो ये बेसिक है। बाकी तो फिर मान लीजिए समुद्र से समुद्र की ओर जाएगा तो भी कहीं ना कहीं वो दूरी देखा जाएगा, शुरुआती दूरी क्या हो रहा है उसके आधार पर बनता है। तो ऐसे ही इसमें अप लाइन कौन है? धमनी और शिरा में। हृदय से जो दूर जा रहा है वो कौन है? धमनी, और जो हृदय की ओर आ रहा है शिरा है। अपवाद क्या है? शुद्ध और अशुद्ध के मामले में। अब देखिए क्या होता है कि 2-3 छोटे ऐसे, यदि ये चित्र बना दे ऐसे, अब बोले इसमें कौन सा आदमी का हृदय है? यह मनुष्य यानी मैमल्स का है, ये स्तनधारियों का। हार्ट है 4 चैम्बर। ये किसका चैम्बर है बताइए? मछलियों का होता है, ठीक है ना, फिशेज का होता है ना, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। और एक होता है एम्फीबियंस का, उभयचर का, 3 वाला। तो ये हो गया मछली और ये हो गया उभयचर। उभय मतलब जल थल दोनों में जो चले,
एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार रेप्टाइल्स में भी होता है, सरीसृप में भी होता है, ठीक है ना। इनको हेट्रोथर्मल बोलते हैं, हेट्रोथर्मल जो एनिमल्स होते हैं उनमें। और एविज यानी पक्षी, और इसमें सामान्यतः 4 चैम्बर होता है। मछली है, क्या बोलिए, पूछिए। थोड़ा कंसेप्ट है उसके चलते, इसके चलते वो अलग से बताएंगे आपको जब आएंगे उसमें। तो इसको, जिसमें 2 लोब्स होते हैं, इसको लोब बोलते हैं, हार्ट का लोब। दो लोब, इसको क्या बोलते हैं, बाई लोब। क्या बोलते हैं, बाई लोब। ये क्या हो जाएगा, ट्राई लोब। और मनुष्य का क्या है, क्वाड्रा कहते हैं, टेट्रा लगता है बोलना चाहिए इसको। टेट्रा लोब बोलते हैं, टेट्रा लोब है, टेट्रा लोब होगा, ठीक है ना। अभी ख़त्म नहीं होगा बड़ा ये, मतलब अब शुरू हुआ है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट चल रहा है। देखिए, हार्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ब्लड के बारे में बता दे रहे हैं। तो अभी आपको मैंने बहुत कुछ आज बताया है, आपको आधा घंटा से ऊपर रिवीजन करना पड़ेगा इसका। अभी और कुछ लिखिए। हार्ट के कितने लेयर होते हैं, बीपीएससी में एक बार सवाल आया था कि हार्ट के कितने लेयर होते हैं। अभी आएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 3 लेयर होता है, ठीक है ना। एपिकार्डियम, पहला लेयर क्या है, एपिकार्डियम। दूसरा अंदर वाला है इंडोकार्डियम, और बीच वाला है मायोकार्डियम। बीच वाला मायो नहीं, अंदर वाला इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो, ठीक है ना। हाँ, उसी से लेयर बनता है और वही मिलके इसको ऊपर नीचे करते रहता है। आदमी और औरत में किसका हार्ट भारी होता है, आदमी और औरत में किसका हृदय ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा वजनदार। बहुत हल्का अंतर है, बराबरी होता है, 5 ग्राम का फर्क है। महिला का हार्ट 284 ग्राम का होता है, पुरुष का हार्ट 290 ग्राम का होता है। हृदय के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहते हैं, कार्डियोलॉजी। मनुष्य का जो हृदय का परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा है और बंद है। इसके 2 गुण हैं, एक दोहरा और क्लोज्ड। किसका परिसंचरण तंत्र खुला होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है, बंद नहीं होता है। कीड़ों का जो है ना, खून देखिएगा जैसे कहाँ आ रहा जा रहा हो दिखता है, कुछ ऐसे कीट हैं, ठीक है। ब्रेन का मैपिंग करने के, क्या ब्रेन के बारे में पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है। इस ईईजी से भी सवाल पूछता है, इसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और हार्ट का मैपिंग किसे किया जाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। एक सवाल बीपीएससी ने पूछा था एक बार, हार्ट का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था, बोलिए आप। क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में 3 दिसंबर को, जिस दिन मिथाइल एसोसाइनेट और फटा था भोपाल में, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर, उसी दिन 67 में डॉक्टर सी बर्नार्ड अफ्रीका के थे। भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किया था, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट भारत में 1994 में एम्स में डॉक्टर वेणुगोपाल। ये भी 3 तारीख को ही हुआ था, अगस्त में। आज कितना तारीख है, 2 अगस्त 94 वेणुगोपाल लिखिए ना, तो ए और के चक्कर में गड़बड़ा जाएगा। पहला कृत्रिम हृदय किसने बनाया था, पहला कृत्रिम हृदय रॉबर्ट जार्विक, JARVIC, जार्विक। रॉबर्ट तुम लिखो, जार्विक हम लिख दिए। इस हार्ट का नाम क्या था, पहला कृत्रिम हार्ट का नाम क्या रखा, जो भाई अपना नाम पे रखेगा ही, जिसका टाइटल था जार्विक 7। पहला किडनी कौन बनाया था, भारत में डॉक्टर सुब्बरॉय, SUBROY, डॉक्टर सुब्बरॉय। आर्टिफिशियल किडनी बनाए थे पहला, पूरे विश्व में तो दूसरा होगा, भारत का है ये, सुब्बरॉय। हार्ट जो संकुचित होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको सिस्टोल बोलते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। अब बताओ, सिस्टोल में कितना समय लगता है, डायस्टोल में कितना समय लगता है, कितना, अब बताओ। एक संकुचन में, एक सिस्टोल में, देखिए, एक संकुचन या एक सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगता है, 0.1 सेकेंड। और एक डायस्टोल में या एक रिलैक्सेशन में या एक अनुशीतलन में, एक डायस्टोल में
या एक रिलैक्स होने में कितना लगता है? 0.7 सेकेंड। आपको तो एक पता हो दूसरा निकल ही जाएगा ना, क्योंकि टोटल 8 लगता है, 0.08 तो एक है 0.8, तो एक है 0.1 और एक है 0.7। टैकीकार्डिया क्या होता है? यही बताया था। जब तेज हो जाए तो टैकीकार्डिया, और कमज़ोर हो जाए तो ब्रेडीकार्डिया। इतना जल्दी भूलेगा सब। टैकी मतलब तेज, और ब्रेडी मतलब धीमा हो जाए। सबसे धीमा हृदय गति किस जानवर का होता है? कछुआ से भी कम होता है, ब्लू व्हेल का। सबसे धीमा हार्ट रेट होता है ब्लू व्हेल का, 1 मिनट में 25 बार। बहुत नज़दीक पहुंच गई है। छुछुंदर का, छुछुंदर का भी एक विशेष प्रजाति है, इसको बोलते हैं श्रीव, SHREW, श्रीव। छुछुंदर का ही एक प्रजाति है श्रीव, SHREW। 800 1 मिनट में दद करता होता है ना, 800 बार होता होगा 1 मिनट में, 800 बार। श्रीव, छुछुंदर, ठीक है ना। श्रीव का एक और खासियत है, यह दुनिया में सबसे छोटा स्तनधारी है। श्रीव नाम का छुछुंदर होता है, यह सबसे छोटा मैमल है। अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका हार्ट रेट कितना रहता है? 160 पर मिनट, ठीक है। जब 1 महीने का हो जाता है तो 100 हो जाता है, और जब वयस्क हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। और कुछ वयस्क लोग का भी 100 से ऊपर रहता है, उनका कोई इलाज नहीं, वो जहाँ जाएगा हाथ चले रहेगा। बिजली गिर गया तो कर, वैसा बहुत आदमी होता है। किसी दूसरा का दुख देख लिया लगा कांपने। नहीं, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो मशीन का यूज़ करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी ज़्यादा हो तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? अब बीपी कम हो तो, ठीक है। और शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो एक बीमारी होता है, उसको लिख लीजिए, हाइपोक्सिया। शरीर के अंगों में या ऊतकों में O2 की कमी हो जाए, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। O2 की कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया। और अंगों, ऊतकों या रक्त में CO2 की अधिकता हो जाए, रक्त में CO2 बढ़ जाए, अंग में CO2 बढ़ जाए, ऊतक में CO2 बढ़ जाए, क्या कहेंगे? हाइपरकेप्निया। एक्सेस ऑफ CO2 इन ब्लड, एक्सेस ऑफ CO2 इन ब्लड, हाइपरकेप्निया, CAPNIA। तो ऑक्सीजन अधिक हो जाएगा। कम हो जाना तो ठीक है, मान लीजिए जब ऐसा सवाल थोड़ा बनेगा कि ऐसे बताइए नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम कम हो गया, उसमें होना नहीं है चाहिए। नेचुरली इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, इफ़ इट हैपन्स देन दैट इज ए डिजीज, ठीक है ना। क्लियर है। शरीर के किस भाग को हृदय का हृदय कहते हैं? शरीर के किस भाग को हृदय का हृदय कहते हैं? कॉमन सेंस से बता सकते हैं आप लोग, दिमाग को अप्लाई कीजिए, इस बोर्ड पर ही है। किस भाग को हृदय का हृदय कहेंगे? इसको नहीं कह सकते, इसको ऐसे नोट को, ये बंद हो जाए तो हृदय का काम बंद। तो हृदय का हृदय कौन है? हृदय बंद तो हमारा काम बंद है, आई बंद तो हृदय का काम बंद, यही ना परिभाषा है। ऐसे नोड को हृदय का हृदय कहते हैं। खून कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। खून का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4, वेरी गुड। ब्लड का pH वैल्यू 7.4, यह संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हाँ कहते हैं उसको। आ रहा हिमेटोलॉजी, HEMATOLOGY, हिमेटोलॉजी। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो, इन द रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। कब होता है? जब जरूरत हो तब होता है, जो हमेशा होता रहता है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि भ्रूण की अवस्था में ब्लड में तो बोन मैरो से नहीं होता निर्माण, कैसे होता है? एम्ब्रियो स्टेज में कब होता है? कहाँ से होता है? स्प्लीन से होता है, प्लीहा। देखिए, भ्रूण अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। नॉर्मली कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? प्लीहा में। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के कणीय भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा के अलावा जो है लिकोसाइट, RBC और ये सब कणीय भाग है, ठीक है। ठीक है। RBC क्या करता है? O2 के परिवहन का काम RBC करता है। RBC का एक और नाम बताए थे हम आप लोग को, एरिथ्रोसाइट।
1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना आरबीसी होता है? ब्लड का 1 mm स्क्वायर में कितना आरबीसी होता है? 55 लाख। 5.5 मिलियन, 50 लाख से 55 लाख, 50 भी कहीं पड़ी होंगे तो ठीक है। देखिए ब्लड में यानी रक्त में प्रति mm स्क्वायर 55 लाख आरबीसी होता है। अच्छा, आरबीसी परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? यह प्रति इनका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? स्प्लीन को। हाँ, किस बीमारी में आरबीसी कम हो जाता है? मलेरिया में। मलेरिया होगा, ऐसा बीमारी होगा ना, तो आरबीसी कम हो जाता है। कोई आदमी ऊंचाई पे जाता है, पहाड़ पे चढ़ता है, उसका आरबीसी घटेगा कि बढ़ेगा? चलिए लिखिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या बताए थे? ल्यूकोसाइट। यह हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10,000 के आसपास होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। ब्लड कैंसर होने की स्थिति में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? इस बीमारी को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। वेरी गुड। यदि डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? इस रोग को डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, ल्यूकोसाइट हो कहते ही हैं, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोरिया अलग चीज़ है, ल्यूकोरिया इज डिफरेंट डिजीज। ल्यूकोसाइटोपिनिया, देखिए पीनिया मतलब कम होना होता है, इसका ल्यूकोसाइटोपिनिया लिखिए ना, उसको क्या स्पेलिंग होता है? पीनिया, हाँ साइटोपिनिया। LEUCOCYTOPINIA, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और यदि संख्या बढ़ जाए, लगातार आपका डब्ल्यूबीसी ज़्यादा रहे तो उसको क्या कहेंगे? वो तो एबनॉर्मली कैंसर में हो जाए। नॉर्मल यदि आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा रहे तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। देखिए किसी भी चीज़ के बढ़ने को साइटोसिस कहते हैं और घटने को पीनिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे इससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेटलेट का जीवन काल कितने दिन का होता है? 5 से 9 दिन। एवरेज 7 है, 5 से 9 दिन। अब बताइए, आपको अभी हमने एक उदाहरण दिया था कि साइटोपिनिया में घटता है और साइटोसिस में बढ़ता है। तो बताइए प्लेटलेट्स की संख्या जब घट जाए तो इस बीमारी को क्या कहेंगे? क्या, कौन बोला? तो प्लेटलेट को हमने क्या बताया था? थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। PENIA लिखिएगा, पीनिया, PENIA, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यदि बढ़ जाए मात्रा तब क्या कहें? थ्रोम्बोसाइटोसिस। चलिए बी सेल टी सेल किसका भाग होते हैं? बी सेल टी सेल डब्ल्यूबीसी का भाग होता है। बी सेल और टी सेल इतना हम लोग पढ़ लिए ब्लड के बारे में, लेकिन ये नहीं पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? पहले विलियम हार्वे कौन बोल रहा था? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र किसने खोजा था? RH फैक्टर की खोज किसने की थी? यही लैंडस्टीनर और वीनर एंड स्टीनर, यही लैंडस्टीनर थे। RH फैक्टर की खोज स्टीनर। RH फैक्टर प्लस हो मेल का और RH फैक्टर निगेटिव हो फीमेल का, तो इसके बच्चे जो होंगे उनका क्या होगा? तो ये जो पहला बचेगा, ये आपको पता था, तो पहले ख़त्म हो जाएगा। क्यों बोलिए? इंटरव्यू में पूछ देगा क्या होगा तो ख़त्म हो जाएगा, उसका बोलेगा नहीं पहला बचेगा बाकी खत्म। तो पहला का बचना नहीं है, तब तक तो मजाक आपके साथ हो जाएगा। इसलिए 1 सेकंड सोच के बोलिए। हैं, देखिए यही एक सवाल ही आता है, इसलिए यही लिखवा देते हैं। यदि मेल का RH फैक्टर पॉजिटिव हो और फीमेल का RH फैक्टर निगेटिव हो, RH माइनस हो, तो पहली संतान सामान्य होती है और बाकी सारी संतानें भ्रूण अवस्था में ही मर जाती हैं। इसलिए जापान में जब शादी करता है ना तो लोग पहले ब्लड ग्रुप मिलाता है, बिना ब्लड। लेकिन भारत में भी बिना ब्लड ग्रुप मिलाया शादी होती है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई नहीं मरता है? क्या कारण जानते हैं? क्योंकि भारत में कुंडली मिलाते हैं, कुंडली में नाड़ी मिलाते हैं। नाड़ी जो है वैज्ञानिक है,
और यदि मिला के शादी हुआ है, कुंडली मिला के शादी हुआ है, तो कभी भी RH फैक्टर मैच नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आमिर खान और जूही चावला वाला केस में आता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। उसमें तो किसी का जाति और धर्म, बंधन, शरीर, सरहद कुछ नहीं जानता, सीमा इधर अंजू उधर, कुछ भी हो सकता है। वहाँ मिलाएगा? RH फैक्टर का टाइम है, नाड़ी मिलाने का टाइम है, वहाँ पर नहीं है। विश्व में 85% लोग RH पॉजिटिव हैं। वर्ल्ड के 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, ब्लड ग्रुप भी बता देंगे। और भारत में 93% RH पॉजिटिव है। यदि पूछे कि किसकी शादी किससे नहीं कराई होनी चाहिए, RH हाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला आइएगा। कौन व्यक्ति रक्त दे सकता है? ब्लड डोनेशन कितने, क्या 15 साल का आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है? वो भी लिखिएगा ना कि नहीं कर सकता है। क्या ठीक है, क्या 70 साल का आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है? 21 से 60 साल आइडियल माना जाता है ब्लड डोनेशन के लिए। 21 से 60 साल, 21 से 60 साल। दूसरा मैटर लिखिए इसी में, ब्लड में। अच्छा, एक आदमी के शरीर में 5 लीटर ब्लड है, कितना मैक्सिमम ब्लड वो डोनेट कर सकता है? 10%, आधा लीटर तक दे सकता है। अच्छा, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने दिन रखा जाता है? 42 डेज। ब्लड बैंक में ब्लड को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं? माइनस में रखते हैं, 4.4 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। ये सब सवाल नहीं आएगा। सवाल जो आएगा वो लिखिए, अगला सवाल। ब्लड को मतलब स्कंदित, मतलब ब्लड का नेचुरल गुण क्या है? थक्का जम जाना। तो ब्लड का थक्का नहीं जमे, इसके लिए ब्लड में क्या मिलाया जाता है? ये तो रहता है, नेचुरल की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। क्या मिलाया जाता है वहाँ पर कि वो जमता नहीं है, फिर ऐसे घुमा के दे देता? 3 चीज़ें हैं। एक है सोडियम साइट्रेट, दूसरा है सोडियम डेक्सट्रेट, और एक केमिकल है, उसका शॉर्ट फॉर्म है EDTA, कैपिटल में EDTA। ब्लड में जो कैल्शियम जो होता है ना, वही जमाने के लिए प्रेरणा का काम करता है। ये जो तत्व मिलाए जाते हैं वो कैल्शियम को अपने साथ मिला लेते हैं। कैल्शियम जब फ्री नहीं रहेगा तो रक्त जमेगा नहीं, यही इसका प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, AB और O, 4 ब्लड ग्रुप लिखिए। AB और O, ऊपर से नीचे लिखिएगा। AB और O ऐसे लिखिए, और 2 खाका बनाइए इसके बगल में, ऐसे लिखिए। AB और O, 2 खाका बनाइए। ये जो ऊपर खाका यहाँ लिखिए एंटीजन, यहाँ लिखिए एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये जो लिखे ना, A ब्लड ग्रुप का एंटीजन A होता है। इसको बंद कर दो ना अफसोस, A ब्लड ग्रुप का एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी B होता है। एंटीजन कैपिटल A, एंटीबॉडी कैपिटल स्मॉल b। B जो रक्त समूह है उसका एंटीजन कैपिटल B होता है और इसका एंटीबॉडी स्मॉल a होता है। AB जो ब्लड ग्रुप है इसका एंटीजन A, B होता है कैपिटल, और हाँ A, B, A, B। AB इसका एंटीजन है। एंटीबॉडी नील होता है, इसमें नील लिख दीजिए, नहीं होता है। और O जो है इसमें एंटीजन नील होता है और एंटीबॉडी A, B होता है। ठीक है, छोटा AB, छोटा इधर एंटीबॉडी सब छोटा ही होता है। देखिए समूह जो है मतलब O जो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन अभी तो बताए थे, रीशस बंदर में पाया गया था सबसे पहले। पूरा कहानी इसका समझिएगा तो जो है ना, जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर पॉजिटिव होता है और किसी में निगेटिव होता है, तो ये पहली बार पाया गया कि एक पर्टिकुलर तत्व है रीशस बंदर में, तो उसी फैक्टर की मात्रा मतलब जिसमें होती है उसको कहते हैं उसमें एंटीजन है, और जिसमें नहीं होती है उसको कहते हैं कि एंटीजन नहीं है। तो AB वाले में लिखिए, हम लिखवा दे रहे हैं। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। इसको हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं। ये RBC के सतह पे पाए जाते हैं। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, RBC के सतह पे पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, A और B। जबकि एंटीबॉडी नॉर्मल प्रोटीन का बना होता है, एंटीबॉडी प्रोटीन का बना होता है, और ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटी A, एंटी B, एंटी स्मॉल a, एंटी स्मॉल b बॉडी के लिए।
यानी एंटीजन और एंटीबॉडी में 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है ना। रक्त में एंटीजन के विपरीत कौन पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीजन के विपरीत क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, ठीक है ना। इसको एंटी सीरम भी कहते हैं, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को ही एंटी सीरम भी कहते हैं। इसी को कभी कभी इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो दिख रहा है वहाँ से, IMMUNOGLOBULIN, ठीक है। अच्छा देखिए AB में क्या खासियत है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, तो यह क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, प्रॉब्लम में रहता है, दिक्कत होती है। और O का क्या खासियत है? इस ग्रुप वाले को क्या दिक्कत होता है? इसको भी दिक्कत होता है कि ये तो सबको देता है, नहीं ये सबको देता है, लेकिन इसको देने के लिए कोई नहीं होता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ब्लड पे भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना से लगता है कि काम चल जाएगा। 5 मिनट और दीजिए, आप लोग लिखिए मत, जो बताए हैं उसको बता दीजिए। देखिए जब आप स्ट्रेंथ और स्टेमिना में अंतर जानते हैं, व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज स्टेमिना? स्ट्रेंथ आपका पावर का है, और स्टेमिना क्या है? परसिस्टेंस है, परसिवियरेंस है, यानी कि थकने के बाद भी जो आप चल सकते हैं वो आपकी स्टेमिना है। तो स्टेमिना क्या है? कंसिस्टेंटली यदि आपका स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेमिना। तो अभी आप थक गए हैं, उसके बाद 5 मिनट और पढ़िए, तब स्टेमिना बढ़ेगा आपका। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में 3 एलिमेंट हैं, क्या क्या? एक है ब्लड अपने आप, दूसरा है सिस्टम, और एक है हार्ट, यानी रक्त, फिर पूरा तंत्र और ब्लड। तो ब्लड में क्या क्या आता है, उसके भाग क्या क्या हैं ब्लड के? आप बताइए कि WBC में 5 एलिमेंट होता है, कौन कौन? WBC में 5 एलिमेंट बताया था मैंने, 3 फील 2 साइट। क्या क्या था? ये 3 फील है और 2 साइट है, ठीक है। जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रिशन भी है, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बोलिए। अच्छा, वेन और आर्टरी का परिभाषा क्या है? ज्योति आप बताइए, वेन और आर्टरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन धमनी एंड सिरा? धमनी और सिरा में क्या फ़र्क है? ऊपर से नीचे, और ब्रेन को नहीं देगा। धमनी में शुद्ध रक्त रहता है या सिरा में? शुद्ध रक्त कहाँ रहता है और अशुद्ध? ऐसा अपवाद कौन सा है जिसमें कि धमनी होने के बावजूद भी सिरा? ठीक है, चलिए। अरोटा में जाने से पहले ब्लड को कौन सा रास्ता पार करना पड़ता है? अरोटा में जाने से पहले, हाँ हो सकता है, वैसा हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक, स्नेहा आप बताइए, कहाँ से कहाँ तक ब्लड का कलर ब्लू रहता है? शरीर का फ्लूइड कंपोनेंट पूछा जाए तो प्राइमरीली क्या है? प्लाज्मा, फ्लूइड कंपोनेंट। जबकि ये सब WBC RBC क्या है? ये सेलुलर कंपोनेंट है, वो फ्लूइड कंपोनेंट है, यानी कि वो क्या है? द्रव के फ्लूइड का अवस्था, और ये क्या है? कण की अवस्था में है, ठीक है ना। चलिए, ये सब तो आपने बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाइपरटेंशन क्यों होता है? सिस्टोलिक क्या होता है? प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? हाँ, प्रेशर हम पूछ रहे हैं, 120 होता है। सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है 120, और डायस्टोलिक नीचे, ठीक है। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में कितने चैम्बर होते हैं? और मछली में और पक्षी में? मैमल्स में 4। जंतुओं का सबसे बड़ा वर्ग को क्या बोलते हैं? जंतुओं के सबसे बड़े वर्ग को, अलग सवाल है, हर बार एक ही सवाल है। चलिए, आप लोग तो बताइए कम से कम। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा ही ना है। चलिए, ये इसके बाद उसको बताएंगे। यानी आज हमारा आदमी जो यहाँ तक पहुँचा था, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए जोरदार तालियों के साथ, रक्त और हृदय। ये इसमें अब जान आ गया है। अभी कल खाना खाएगा, ठीक है ना। कल इसको खाना खिलाएंगे, और खाना खिलाने में जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रिपीट करते रहिएगा, पढ़ते समय समझ में आना चाहिए और पढ़ने के बाद रिवीजन करना चाहिए।
पढ़ते समय समझ में नहीं आया 4 बार पूछिए। कैसे मैंने एक ही चीज़ को आज 4 बार बताया, लेकिन याद करना समझने के बाद तब आसान हो जाता है जब उसी दिन आप रिवीजन कर लेते हैं।